विद्यार्थियों, हम आपको एक अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे समुदाय से संबंधित। जैसे समुदाय की ऊर्जा का स्रोत और दूसरा है समुदाय का आकार। तो एनर्जी सोर्स ऑफ कम्युनिटी और साइज ऑफ कम्युनिटी, तो ये दो टॉपिक हैं। देखो बच्चों, जो समुदाय होता है उसकी ऊर्जा के स्रोत की बारे में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं ऊर्जा के, संपूर्ण और अपूर्ण। इस हिसाब से एक तरीके से समुदाय दो प्रकार के हो गए केवल ऊर्जा के आधार स्रोत के आधार पर। तो संपूर्ण ऊर्जा स्रोत जैसे कंप्लीट, जैसे संपूर्ण प्रकार के जो ऊर्जा स्रोत हैं उनमें देखते हैं, ध्यान रखनी है। इस प्रकार के जो समुदाय होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अर्थात इनमें क्या है, वन है, घास के मैदान है, तालाब है, झील है, मरुस्थल है, ये पाए जाएंगे। तो इनमें क्या रहता है, एक तरीके से पादप पाए जाते हैं, पादप या शैवाल, वो भी पादप ही है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो समुदाय हैं, जैसे वन, घास का मैदान, मरुस्थल, तालाब, झील, ये जो समुदाय होते हैं ये संपूर्ण समुदाय होते हैं। कहने का मतलब कंप्लीट समुदाय होते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा, एक तरीके से ऊर्जा का स्रोत पादप होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि हम अगर अपूर्ण इनकम्प्लीट में बात करें, इनकम्प्लीट में जैसे गहरे समुद्र हैं, गुफाएं हैं। गहरे समुद्र और गुफाओं में जो ऊर्जा का स्रोत है वो बाहर से आता है। ऊर्जा सप्लाई कहाँ से है? बाहर से। और एक लकड़ी का टूटा हुआ लट्ठा है, ब्लॉग है, लॉग है, और मरे हुए जानवर हैं, तो उनमें ऊर्जा सीमित मात्रा में पाई जाएगी। लेकिन कैसे समुदाय हैं? अपूर्ण। कैसे? ध्यान रखनी है, हम जो बोल रहे हैं जैसे गहरे समुद्र और गुफाएं बोल रहे हैं, तो ये वहाँ का क्या है, एक तरीके से आवास है। तो वहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे वो उस समुदाय को बनाएंगे। जैसे मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए जानवरों पर कौन पाए जाएंगे? कवक और बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और इसी प्रकार जो लट्ठा है उस पर कौन पाए जाएंगे? सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। तो वो जीव, वो बायोटा उस आवास पर पाया जाएगा। जैसे मरे हुए जानवर उसके लिए आवास और भोजन का काम करेगा, ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगा। इसी प्रकार से लट्ठा भी ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब है ये ऊर्जा स्रोत कैसे हैं? सीमित हैं, लट्ठा और मरा हुआ जानवर। जबकि गुफाएं और गहरे समुद्र, उनमें ऊर्जा का जो स्रोत है वो बाहर से आता है। और अगर हम पूर्ण समुदायों के बारे में बात करें, जैसे मरुस्थल है, तो वहाँ तो खुद विकसित होते हैं पादप, वहाँ चक्र चलता रहता है, ऊर्जा स्रोत है वहाँ पे। वन है, समुद्र है, तालाब है, झील है, ये क्या है, एक तरीके से या घास का मैदान है, वहाँ स्वपोषी पाए जा रहे हैं। तो वहाँ ऊर्जा स्रोत स्वयं है उपस्थित। लेकिन अपूर्ण समुदाय में ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं समुदाय का आकार। बच्चों देखो, जैसे पारतंत्र और समष्टि रुचि के आधार पर हम कितना भी बड़ा एरिया ले सकते हैं पारतंत्र के लिए या समष्टि के अध्ययन के लिए। इसी प्रकार हम समुदाय के आकार को भी हम रुचि के आधार पर ले सकते हैं, जैसे जो हमारी रुचि है। जैसे हम ले सकते हैं, एक लट्ठा ले सकते हैं, लकड़ी का लट्ठा जो कि ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगा, जो कि वास्तव में देखा जाए किसी वृक्ष का पार्ट है। और वृक्ष क्या है? एक तरीके से वन का भाग है। अर्थात जो लट्ठा है वो वन, एक तरीके से वन्य समुदाय या वन पारतंत्र से अलग नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे एक विशिष्ट वातावरण में पाए जाने वाले, जैसे एक तरीके से हम पारतंत्र को भी ले सकते हैं, पारतंत्र को भी समुदाय के रूप में मान सकते हैं। या फिर जैसे बायोम में, जहाँ का भौतिक वातावरण अलग रहता है, बायोम को भी एक किसके रूप में ले सकते हैं? समुदाय के रूप में ले सकते हैं। या फिर संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण, उसे भी हम एक समुदाय के रूप में ले सकते हैं। तो या फिर ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे जो लकड़ी का लट्ठा था जिस पर कवक या बैक्टीरिया पाए जा रहे थे या दीमक पाए जा रहे थे, तो दीमक की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया बायोटा का कार्य करेंगे और दीमक की आंत वहाँ का क्या है? वातावरण का कार्य करेगी।
तो इसका मतलब है कि दीमक की आंत में भी समुदाय पाया जाता है जीवाणुओं का। तो आंत को ले सकते हैं या फिर लट्टे को ले सकते हैं, या फिर एक पारतंत्र को ले सकते हैं, या बायोम को ले सकते हैं, या संपूर्ण पृथ्वी को ले सकते हैं हम समुदाय के रूप में। तो समुदाय का जो आकार है निर्धारित नहीं है, वो रुचि के आधार पर बदलता रहता है। जैसे हम अगर बात करें पत्ती है, पत्ती को भी हम एक समुदाय के रूप में ले सकते हैं। कैसे? जैसे पत्ती पर विभिन्न प्रकार के कीटों के लार्वा पाए जाते हैं, आप जानते हैं, तो वो वहाँ पर बायोटा का कार्य करेंगे। और पत्ती किसका कार्य करेगी? उनके लिए एक आवास का कार्य करेगी, क्षेत्र का कार्य करेगी, ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगी। अब आपने देखा होगा, कभी कभी सुना भी होगा, समुदाय जितना बड़ा होगा तो उसमें स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, और उसमें सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मेंटेनिंग सस्टेन प्लस स्वयं को पोषित करने का गुण भी पाया जाएगा। तो इसका मतलब जितना बड़ा समुदाय होगा उतना ही उसमें ऊर्जा स्रोत अधिक होगा, और उतना ही उसका स्थायित्व होगा, और ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। तो कभी कभी हम इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मेजर समुदाय, माइनर समुदाय। तो मेजर समुदाय बड़े क्षेत्र को कहते हैं, और माइनर समुदाय छोटे क्षेत्र को। तो इन एक तरीके से छोटे क्षेत्र में उपस्थित जीवों को माइनर, और बड़े क्षेत्र में उपस्थित जीवों को मेजर समुदाय कह देते हैं। तो ये समुदाय मेजर और माइनर की अवधारणा जो है, ये वास्तव में ये क्षेत्र के या आकार के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। एक मैंने आपके लिए यही बताया था कि समुदाय का ऊर्जा स्रोत संपूर्ण और अपूर्ण है। अपूर्ण में जो अपूर्ण समुदाय होते हैं वो संपूर्ण समुदाय होते हैं, वो स्थायी होते हैं, जबकि अपूर्ण समुदाय कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ध्यान रखें। तो बच्चों, आपने पढ़ा समुदाय की ऊर्जा का स्रोत। हमने आपको बताया था संपूर्ण ऊर्जा स्रोत जहाँ स्वपोषी जीव पाए जाते हैं, अर्थात पादप पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऊर्जा स्रोत रहता है। और ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है वहाँ पे क्या होगा? स्थायी समुदाय होगा, जैसे वन, मरुस्थल, तालाब, झील, समुद्र। ये क्या है? एक तरीके से वहाँ के आवास क्षेत्र हैं, और उनमें वो एक तरीके से समुदाय की तरह कार्य करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई जीव पाए जाएंगे, वो पादप भी होंगे और जंतु भी होंगे। लेकिन अपूर्ण में क्या होगा? अपूर्ण में गहरे समुद्र हैं, गुफाएं हैं, जहाँ से ऊर्जा स्रोत पहाड़ से, और मरा हुआ जंतु या फिर लकड़ी का लट्टा है जो कि सीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो कहने का मतलब ये है, अपूर्ण में आप दो पढ़ेंगे, अपूर्ण के कारण गहरी गुफा और समुद्र हैं, मरे हुए जंतु और लट्ठे हैं, जबकि संपूर्ण का उदाहरण जल, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, ये और जलीय पारतंत्र जो है, जैसे तालाब, झील, समुद्र, ये आते हैं। और समुदाय का आकार में तो कहने का मतलब हम एक दीमक की, टर्माइट की आंत को भी ले रहे हैं समुदाय के रूप में, उसमें जो बायोटा पाया जा रहा है, और उसका आंत आवास का कार्य कर रही है। और एक हम विशाल पृथ्वी को भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है समुदाय का कोई भी आकार निर्धारित नहीं है, वो हमारी रुचि के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि हम किस क्षेत्र की वनस्पति या जंतुओं का अध्ययन करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, हम जंतु और पादप समुदायों का अध्ययन करते हैं, तो जंतु समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं तो हम जंतु समुदाय के बारे में बात करेंगे, पादप समुदाय के बारे में बात करेंगे तो पादप समुदाय होगा। या केवल समुदाय बोलेंगे तो इसका मतलब है वहाँ जंतु और पादप समुदाय दोनों हैं। तो यहाँ पे जो समुदाय का ऊर्जा का स्रोत है, संपूर्ण और अपूर्ण समुदाय जो बोले गए हैं, वहाँ पे जंतु और पादप दोनों सम्मिलित हैं, पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।